Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 12th, and as all of you know that we are dealing with electromagnetic waves, and so far we have discussed LC oscillations and displacement current, Maxwell's displacement current. And today we are going to discuss electromagnetic waves. A time-varying magnetic field produces an electric field E in its neighborhood. यह हमें पता है Faraday's laws of electromagnetic induction पे आपने पढ़ा होगा. ठीक है, हमने वहाँ पे पढ़ा है कि हम एक कोयल लाते हैं, फिर उसके वहाँ पे हम एक और मैग्नेट लाते हैं. जब हम मैग्नेट को कोयल के नज़दीक लाते हैं, मैग्नेट के साथ मैग्नेट फील्ड होती है. ठीक है, जब हम उसको कोयल के पास जो हमारे पास एक सर्कुलर लूप होता है वहाँ पे उसके पास ले आते हैं, तो जो मैग्नेट फील्ड है एसोसिएटेड विद द सर्कुलर लूप इट इंक्रीज, एंड व्हेन वी टेक इट अवे फ्रॉम द लूप इट डिक्रीज. तो टाइम के साथ वो इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, उसी को बोलते हैं टाइम के साथ जो मैग्नेट फील्ड है वो चेंज होते हैं. तो टाइम के साथ चेंज होने का मतलब होता है वो वेरी होती है, तो उसी को बोलते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. फिर से मैं बोलता हूँ, आप एक सर्कुलर लूप लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में. ठीक है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने आपको पढ़ाया है. वहाँ पे हम सर्कुलर लूप लेते हैं, फिर एक मैग्नेट लेते हैं. ठीक है, when they are stationary there is no current producer in the circular loop. लेकिन जब हम मैग्नेट को क्लोज लेते हैं, किसको सर्कुलर लूप के क्लोज लेते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं एसोसिएटेड विद द सर्कुलर लूप इट इंक्रीजेस. ठीक है, क्योंकि ज्यादा लाइंस उसमें पास होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होते हैं. जब वापस ले जाते हैं हम सर्कुलर लूप से उसको, तो वो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होते हैं टाइम के साथ. तो टाइम के साथ इंक्रीज होना या टाइम से डिक्रीज होना हम बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती है. चेंज होने को भी हम बोलते हैं ये वेरी होते हैं. ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो हमें पता है वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, और जहाँ पे करंट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं. ठीक है, वहाँ पे एक्चुअली ईएमएफ इंड्यूस होता है, जहाँ पे पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं. ये आपने पढ़ा है. ठीक है, उसकी एक रिलेशन भी है, E is equal to V by L. वो रिलेशन भी है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V, और मैं आपको पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने पढ़ा होगा. तो जहाँ पर भी करंट होगा वहाँ वहाँ पे पोर्ट्स डिफरेंस डेफिनेटली होगी. जब पोर्ट्स डिफरेंस होगी तब करंट चलेगा. जब करंट चलेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है. तो इसी का मतलब हो गया कि वो प्रोड्यूस कैसे हो गए, वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किए, जो मैंने अभी पहले लाइन में आपको बहुत बहुत बताया. टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड B produces an electric field E in its neighborhood. ठीक है, दिस इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें आपने पढ़ा है. एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E produces a मैग्नेटिक फील्ड भी हमें पता है, जो ओर्स्टीन ने हमको बताया है. ठीक है, पहले हमें ओर्स्टीन ने ये बताया कि जब करंट फ्लो करता है किसी वायर में तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि जो मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट है जो कैपेसिटर में हमने पढ़ा है, वहां पर भी एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, क्योंकि जब कैपेसिटर की जो वो चार्ज होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. ठीक है, तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ई जो है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी भी प्रोड्यूस होती है. दैट इज मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, जो मैंने आपको कल पढ़ाया है. इट मीन्स द चेंज इन वन फील्ड विथ टाइम. ठीक है, प्रोड्यूसेस अनदर फील्ड. जब टाइम के साथ एक फील्ड चेंज होते हैं तो दूसरी फील्ड, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते हैं टाइम के साथ, वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है. मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करती है. Thus, there is a great symmetry in nature between the electricity and magnetism. इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में सिमेट्री होती है. सिमेट्री का मतलब होता है कि एक दूसरे को पैदा करता है. अगर मैग्नेटिज्म होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो मैग्नेटिज्म पैदा होगा. दिस आइडिया लेड मैक्सवेल टू थ्योरेटिकली show that the variation in electric and magnetic field vectors, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वैरी होता है या बी वेक्टर वैरी होता है परपेंडिकुलर टू अदर, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड बी को, या मैग्नेटिक फील्ड बी की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. उसकी वजह से एक वेव पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, रजिस्टर बोल सकते हो. ठीक है, these disturbances have properties of wave. इनकी वही प्रॉपर्टीज जो होती है जो वेव की प्रॉपर्टीज होती है, एंड कैन ट्रैवल इन स्पेस विद वेलोसिटी ऑफ लाइट. उनकी वेलोसिटी कितनी होती है जितनी लाइट की होती है. इवन
when any without any presence of material medium, उनको material medium की जरूरत नहीं पड़ती है. These waves are called electromagnetic waves. इनको क्या बोलते हैं? Electromagnetic waves. कब ये पैदा होते हैं? जब electric field E और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों टाइम के साथ वेरी होते हैं और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल होते हैं, वो 90 डिग्री बनाते हैं एक दूसरे के साथ उनकी डायरेक्शन. ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट या ईस्ट की तरफ होगी. ठीक है, तब वो 90 डिग्री बनाएंगे. तो उन्हीं की वजह से एक वेव पैदा होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और उनका जो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो वही होती है जो वेव की प्रॉपर्टीज होती है. Now, what are electromagnetic waves according to Maxwell? Electromagnetic waves are those waves in which there is sinusoidal variation in electric and magnetic field vectors mutually perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of wave. यानी जिस डायरेक्शन में वो जाते हैं, अगर वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलते हैं तो वो एक उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जेड भी एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है, और एक वाई डायरेक्शन में होता है होगा. यानी मैग्नेटिक फील्ड भी वाई डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगी, अगर वो प्रोपगेट करते हैं अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. ठीक है, वो एक्स डायरेक्शन में वो चल रहे हैं, तो तब वो, ताकि वो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और जो प्रोपगेट डायरेक्शन प्रोपगेशन है उसको भी परपेंडिकुलर होना चाहिए. both the electric and magnetic fields vary with time. दोनों टाइम के साथ वेरी होते हैं, एंड स्पेस के साथ भी. ठीक है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह के लिए चलते हैं. एंड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी भी उनकी सेम होती है. जितनी बार इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होती है उतनी बार मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेकंड में 10 बार वेरी होती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक सेकंड में 10 बार वेरी होगी, वही होगी, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होती है. The electromagnetic waves travel in free space. ये free space में चलते हैं with the velocity of light, यानी उनकी velocity जो उनकी स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है. एंड आर ट्रांसवर्स इन नेचर. और ये क्या होते हैं? ट्रांसवर्स इन नेचर. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. और आप दूसरे वेव्स भी पढ़ोगे आगे, रेडियो वेव्स वगैरह वगैरह वो भी पढ़ोगे, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वायर first predicted by James Maxwell in 1865. इनको predict किया था मैक्सवेल ने, and experimentally verified by Hertz. तो Hertz ने उनको verify किया. तो नीचे मैंने आपको दिखाया भी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कैसी होती है. ठीक है, यहाँ ये एक्स एक्सिस वाई एक्स और जेड एक्स आप देखोगे, एक यहाँ पे एक्स एक्स है, वाई एक्स और जेड एक्स है. ये मान लीजिए ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ठीक है, और ये जो है ये एक्स एक्स. ठीक है, आप देखिए ये एक्स एक्स में प्रोपगेशन है, ये आगे जा रही है, ये वेव्स इस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो जेड डायरेक्शन में. इसका मतलब हुआ है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और वो डायरेक्शन प्रोपगेशन के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. Transverse nature of electromagnetic. Now we have to prove that electromagnetic waves are transverse in nature. ठीक है, let us consider a plane electromagnetic transverse wave along the x direction and an elementary parallel pipe O A B C D E F G. एक बॉक्स है आपके पास. ठीक है, having sides dx dy and dz and placed with its edges parallel to the 3 axes as shown in figure. यहाँ पे देखिए. ठीक है, जो उसके एजेस हैं वो पैरेलल है, एक एक्स एक्स को पैरेलल है, एक वाई को, एक जेड को. ठीक है, ये हमने लिया एक पैरेलल पाइप ओ ए बी इसमें लिखा है. ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, ये ओ है, यहाँ पे ये ओ है और ये ए है. ठीक है, ओ ए बी सी डी ई एफ जी तक है ये मान लीजिए एक बॉक्स है आपके पास. The direction of electric field E and magnetic field B are transverse to the x डायरेक्शन, यानी वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पे और मैग्नेटिक फील्ड भी है वो ट्रांसवर्स है किसको? एक्स डायरेक्शन, यानी वो एक्स डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं.
एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर कन्फाइन्ड टू वाई जेड प्लेन। तो जो प्रोपगेट करे उसी वाई जेड प्लेन में कर रहे हैं। टू शो दैट ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब हमें ई और बी को दिखाना है कि दे आर मेकिंग 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी एक्स एक्स के साथ वो 90 डिग्री बनाते हैं। वो यूज गाउस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म गिवन बाय, जो गाउस लॉ है हम वही यूज करेंगे। देखिए गाउस लॉ क्या बोलता है। ई डी एस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड लूप क्लोजर सरफेस, ई डी एस इज इक्वल टू अपन एप्सिलॉन नॉट। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा गाउस लॉ। एंड मैग्नेटिज्म में भी एक गाउस लॉ है, दैट इज बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये गाउस लॉ इन इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म है। गाउस जो था उसने हमें दो लॉ दिया, एक दिया इलेक्ट्रिसिटी में और एक दिया मैग्नेटिज्म में। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो है ई डॉट डी एस क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, यानी अगर आपके पास टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल के सेंटर में टोटल चार्ज क्यू है। ठीक है, तो जो सरफेस है टेनिस बॉल का, ठीक है, उस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है। आपको सिर्फ देखना है कि चार्ज कितने, अगर चार्ज 10 कूलम है तो उस 10 को आप उससे डिवाइड कर दीजिए, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होगी किस पे, ऑन द सरफेस ऑफ द टेनिस बॉल। ठीक है, ये क्लोजर सरफेस हो गया, टेनिस बॉल क्लोजर सरफेस है, फुटबॉल भी क्लोजर सरफेस है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड उस पे होगी जीरो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली मैग्नेटिक बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, इफ देयर इज नो करंट इनसाइड द, अगर वहां पे करंट नहीं है तो फिर आई विल बी जीरो, देयरफॉर बी डॉट डी एस विल बी इक्वल टू जीरो। दिस इज गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म। द रेक्टेंगुलर parallel pipe does not enclose any charge। ठीक है, उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। उस पर हमें पता, हमने जो parallel pipe लिया है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। वहां हमें सिर्फ दो वेक्टर्स है, इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर। वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वो हमें दिखाना कि उसको भी वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वहाँ उसके इनसाइड देयर इज नो चार्ज इनसाइड द parallel pipe। कोई चार्ज नहीं है, therefore q is equal to zero। therefore equation first becomes E dot ds is equal to zero। therefore अब हमने इसको ये क्लोजर सरफेस था पैरेलल पाइप, अब हम इसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, पहले इसको इसके जो 6 फेसेस है उनको अलग अलग करेंगे। 6 फेस आप देखना, एक फेस है इसका ए बी सी डी, दूसरा फेस है ओ जी एफ, तीसरा फेस है ए बी। ठीक है, ये जो फेसेस है इसके सब फेसेस को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो फिर अब ये क्लोजर नहीं रहेगा, अब ये ओपन रहेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए बी सी डी। जो जो फेस होगा यहाँ पे मुझे थोड़ा ये गलत हो गया, आप खुद देख रहे हो वहाँ पे कौन कौन सा फेस है। ए बी सी डी हो गया ये जो आगे वाला है। ठीक है, अब ये देखना, एक मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा ये गलत हो गया। आप देखना कौन कौन सा, एक नीचे वाला फेस है, एक ऊपर वाला फेस है, नाम इनके अलग अलग होंगे। एक आगे वाला फेस ये है और एक पीछे वाला फेस ये है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक आगे वाला फेस यहाँ होगा और एक पीछे वाला फेस वो पीछे वाला होगा। तो ये 6 फेसेस बन जाएंगे। तो 6 फेस में मैंने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो आप देखना ये थोड़ा यहाँ पे गलत शायद हो गया। तो ए बी सी डी ई डॉट डी एस प्लस जी ओ जी एफ ई ई डॉट डी एस, ये अपोजिट फेसेस है। इसी तरह ये यहाँ पे गलत हो गया। आप देखना वो दूसरा फेस कौन कौन है इसका। तो इनको मैंने अलग अलग इंटीग्रेट किया है। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है फेस का नाम क्या है। फिर नीचे वाला फेस जो, फिर ऊपर वाला फेस जो, फिर आगे वाला और पीछे वाला फेस जो। तो ये 6 फेस को मैंने अलग अलग किया है, तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ई डज नॉट डिपेंड अपॉन वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, एक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई और जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, therefore contribution to the total electric flux coming from the phase is normal to z axis। जो भी नॉर्मल z axis के साथ जो जो भी फेस 90 डिग्री एंगल बनाएगा, वो उनका जो जो लाइन इंटीग्रल होगा, दैट विल सरफेस इंटीग्रल होगा। ठीक है, वो कैंसल हो जाएगा, ई डॉट डी एस will cancel out in pairs। Also surfaces are normal to x axis and oppositely directed to। दो फेसेस जो है ए बी सी डी एंड ओ जी एफ ई, वो एक ये है कि वो भी नॉर्मल है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ए बी सी डी और ओ जी एफ ई क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। Therefore integral over E dot ds over the surface ABCD plus integral over E dot ds over the surface OGFE
विल बी इक्वल 0। जो बाकी चार है वो कैंसिल हो गए, वो चार कैंसिल हो गए। ठीक है। Let Ex and Ex dash are the values of X component of electric field on the फेस ए बी सी डी एंड ओ जी एफ पी रेस्पेक्टिवली। अब जो ई एक्स है मैंने रखा है किस फेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ए बी सी डी पे, और जो ई एक्स डैश है उसको मैंने रखा है ओ जी एफ ई। एस इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फेसेस, देन ए बी सी डी इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस और द फेस ए बी सी डी इज इक्वल ई एक्स इंटू एस। ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है ये किस तरह बन जाएगा, क्योंकि ई डॉट डी एस इज इक्वल ई डी एस cos थीटा। ठीक है। फिर और cos थीटा यहाँ पे 0 है, एंगल बिटवीन सरफेस एंड नॉर्मल टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक दैट इज 0। तो ये अब बन जाएगा ई, वो जो है हमें एक्स कंपोनेंट लेना है तो ई एक्स बन जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ डी एस इज एस। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस जो है यहाँ पे वो बन जाएगा किसके बराबर, दिस विल बी लाइक दिस। क्योंकि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी cos थीटा के बराबर। So this will be E dot ds will be E ds cos थीटा। थीटा यहाँ पे 0 है तो cos 0 1 होता है, छोड़ दिया। अब रह गया E dot ds। अब E को अब बाहर निकाल दीजिए। ठीक है। इंटीग्रल से, क्योंकि वो कांस्टेंट है, और इंटीग्रल के अंदर रह जाएगा ds। ठीक है। तो ds इंटीग्रल के अंदर रह गया, तो इंटीग्रल ऑफ ds इज टोटल सरफेस एरिया दैट इज s। तो ये ई एस बन जाएगा, लेकिन ई का हमें फिर लेना है एक्स कंपोनेंट, सो इट विल बी ई एक्स एस। यहाँ पे ये ई एक्स एस ही रह जाएगा। ठीक है। क्योंकि इंटीग्रल ऑफ ds इज s टोटल सरफेस। इसी तरह यहाँ पे e डॉट ds विल बी e माइनस e डैश ई एक्स डैश s। ठीक है। क्योंकि माइनस इसलिए है, वो मैंने लिखा था, नेगेटिव साइन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट द एरिया वेक्टर एट द फेस a b c d and o e f g are opposite to each other. Therefore, equation 4 becomes integral of E dot ds ABCD plus integral of E dot ds over the surface OGFE is equal to EXS plus minus EX dash S. ठीक है। This implies EXS is equal to EX dash S. This implies EX is equal to EX dash. ठीक है। This implies that EX must have the same magnitude at both the faces। जितना ओ ए बी सी डी पर था उतना ही मैग्नीट्यूड उसका ओ जी एफ ई फेस पर होगा। दैट इज एक्स डज नॉट वेरी विद टाइम, वो वेरी टाइम के साथ वेरी नहीं होता है। यानी ये जितना ओ जी एफ ई पर है उतना ही वो ए बी सी डी फेस पर था। तो उसके बीच में तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस विद द स्पेस के साथ, विद द पैसेज ऑफ स्पेस और विद द पैसेज ऑफ टाइम, it does not change, its magnitude does not change, its magnitude remains constant। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह पे थी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी जगह पे, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। बट वी नो दैट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट प्रोपगेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो नहीं चला सकते, क्योंकि सिर्फ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चला सकते। किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जब वो टाइम के साथ वेरी होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं वो टाइम के साथ या स्पेस के साथ वेरी नहीं हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड जब चेंज होगा तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट होगी। only a time varying electric and magnetic field can do so. Thus, if we are interested in waves, Ex and Ex dash must be equal to 0। A को 0 के बराबर होना चाहिए। That is, no component of E is along x x। x x की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो भी कंपोनेंट होगा दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू x axis and parallel to the direction of propagation। It means that E is perpendicular to the direction of the propagation of electromagnetic wave। Similarly, B is also perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic waves। ठीक है। अब हम इसी तरह प्रूव करेंगे जो बी है वो भी परपेंडिकुलर किसको, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है। thus we conclude that electromagnetic waves are transverse in nature। नेचर यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, वो खुद लिखा। electromagnetic waves are transverse in nature। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपने नोट